मायरा, तुमने तो लाज़मी अबान की बर्थडे पर आना ही है, लेकिन सूनी को भी अपने साथ ज़रूर लाना। तुम्हारे घर पे इससे 2-3 बार मुलाकात हुई थी और इसी खुश मिजाज लड़की है कि मेरी इससे दोस्ती भी हो गई। बस नंबर इसका नहीं ले पाई। अब तुम इसे मेरा पैगाम दे देना। आफरीन की जब कॉल आई तो मायरा किचन में मसरूफ़ थी। तुम बेफ़िक्र रहो, मैं ज़ूनी से कह दूँगी, वो भी तुम्हारा बहुत ज़िक्र करती है। जब मुझसे फ़ोन पर बात करे तुम्हारा पूछती है। चलो फिर दावत पे मुलाकात होगी। अभी तो तुम्हारे नखरीले भांजे की शॉपिंग पर जा रही हूँ। आफरीन भी अजलत में थी। हाँ ज़रूर जाओ, मैं भी किचन में मसरूफ़ थी। कान पर मोबाइल लगाए वो एक हाथ से हांडी में चमचा चला रही थी। फ़ोन बंद करके सबसे पहले जोनी को कॉल की थी। आफरीन का पैगाम इसे दे दे, वो तो खुश हो गई थी। मैं तो ज़रूर जाऊँगी भाभी, ऐसा करेंगे इकट्ठे ही चलेंगे, मज़ा आएगा। जुनैरा की खुशी काबिले दी थी। ओके तैयार है ना, मैं अब फ़ोन रखूँ। आयज़ा मुन्नज़ा भी स्कूल से आने वाली है, मैं खाना तैयार कर लूँ। आते ही इन्हें लंच देना होता है। मायरा ने भी फ़ोन बंद किया। दूसरी जानिब बदर का बहाना इस बार काम नहीं आया था। मजबूरन इसे भी अपनी वालदा और रमशा के साथ ही दावत पर जाना था। रमशा की तो तैयारी उरूज पर थी। एक शानदार होटल में मजहर ने अपने बेटे की सालगिरह मुनक्कद की थी। बदर का सारा दिन मजहर के साथ इंतजामात संभालने में गुजरा था। दूसरी जानिब आयज़ा और मुनस्सा को देख देख कर वली को भी शॉपिंग का नाम लेना आ गया था। चाचू, मुझे अबान की बर्थडे पर बिल्कुल फेरी जैसी लगना है, वैसे ही फ्रॉक, वैसे ही विंग्स और हाँ क्राउन भी पहनूंगी। मुझे शॉपिंग पर लेकर चले ना चाचू। आयज़ा की शॉपिंग की एक लंबी लिस्ट थी। आयज़ा के बाद मुनज़्ज़ा ने भी अपनी फरमाइश शुरू की थी। चाचू, मुझे ब्लू कलर का फेरी फ्रॉक चाहिए। हाँ हाँ ले लेना। नौफिल ने मुनज़्ज़ा को गोद में भरते हुए कहा। अली वली बड़ी गौर से दोनों को बोलते हुए देखता था। मायरा की गोद में बैठा सैफ खा रहा था। मुनज़्ज़ा की शॉपिंग बस एक फ्रॉक पर आकर ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए वली को लगा अब इसकी बारी है। गोद से उतरकर नौफिल के पास आकर खड़ा हो गया। चाचू, मैं भी फ्रॉक लूँगा। वली की बात पर आयज़ा हंसने लगी थी। तुम लड़के हो वली, लड़के फ्रॉक नहीं पहनते। वली के लिए मैं तो 3 पीस लूँगी, बहुत जचेगा इस पे मेरा बेटा। मायरा ने इसे दोबारा गोद में भरकर प्यार करते हुए कहा। मम्मा, मुझे फ़्रॉक ही चाहिए, आप ही भी तो ले रही हैं। वली साहब की सुई वहीं अटकी हुई थी। हाँ, तुम्हें तो फ़्रॉक ही दिलवाऊंगा, साथ में अच्छा सा मेकअप भी कर दूंगा। आप खुश? नौफिल ने वली के मुंह पर प्यार से थपकी लगाकर कहा। फिर सबको शॉपिंग लेकर भी गया था। शॉपिंग में आयशा ने अपनी हर चीज़ खुद चॉइस की थी, अलबत्ता मुनज़्ज़र और वली की शॉपिंग मायरा नहीं की थी। आप कुछ नहीं लेंगी? बच्चों की शॉपिंग के बाद मायरा ने नौफिल से वापसी का कहना शुरू कर दिया था। अपने लिए तो अब वो बहुत कम ही कुछ खरीदती थी। नहीं, मेरे पास चंद जोड़े हैं, वही पहन लूँगी। वही सफ़ेद से रंग के। नौफिल को मालूम था कि वो बिल्कुल हल्के से रंग के कपड़े ही ज़ेब तन करती है। हाँ, इंसान सोबर लगता है। मायरा ने बात बनाई थी। वो रहने दे, बहुत सादा से, यहाँ से कुछ और ख़रीद ले। काफ़ी अरसे से आपने अपने लिए शॉपिंग करनी छोड़ दी है। नौफिल की बात पर वो बरजस्ता बोली थी। वो तो तुमने भी तो छोड़ दिया नौफिल, बस बच्चों के लिए आए दिन लाते रहते हो। मायरा की याद दहानी करवाने पर नौफिल को याद आया था कि ज़रिया आपकी ज़िंदगी में ही नौफिल ऐसे शौक हुआ करते थे। अब तो बाकी बच्चों की फरमाइश पे अव्वल तरजीह रखती थी। चलो फिर आज दोनों ही शॉपिंग कर लेते। ऐसा करते हैं, ब्लैक रंग का इंतखाब करते हैं, दावत पर सेम कलर पहनेंगे। दिल की बात ज़बान पर आते इस बार ना नौफिल की ज़बान नहीं लड़खड़ाई थी। मायरा ने किन अँखियों से उसे देखा था। मैं क्यों पहनूंगी सेम कलर, मुझे सफ़ेद रंग ही पसंद है। मायरा को ना जाने क्यों नौफिल की बात बुरी सी लगी थी। भला क्या तुक थी एक जैसा रंग पहनने की। कभी कभी दूसरों की पसंद को भी अहमियत दे देनी चाहिए। मैं भी आपकी बहुत बातें मानता हूँ, क्या आप मेरी बात को अहमियत नहीं देंगी? नौफिल ने बड़ी मुश्किल में मायरा को डाल दिया था। खामोशी से मुतज़्ज़िब से होकर इसे देख रही थी। नौफिल, बात को समझने की कोशिश करो। मैं नहीं पहन सकती, आदत नहीं रही, और लोगों का संभालना मेरा काम है। आप सिर्फ ये बताएं, मेरी बात आपके लिए कितनी अहम है? नौफिल इसको एक भी सुनने को तैयार नहीं था। नौफिल, मैं। मारिया ने बेबसी से इसकी तरफ देखा, फिर हार मानते हुए बोली। ठीक है, खरीद लो जो खरीदना है, लेकिन हर बार तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। मारिया चाहकर भी इनकार नहीं कर पाई थी और नौफिल यूँ खुश था जैसे दुनिया जहाँ की खुशियाँ मिल गई हों। मारिया ने हामी तो भर ली थी, लेकिन थी मुशर्रफ सी थी। नौफिल ने ब्लैक मैक्सी पसंद की थी। नौफिल, ये रहने दो, आपने खुद कहा था मैं जो चाहूँ खरीद लूँ, इसलिए अब इनकार का हक नहीं है आपको। नौफिल ने अपने लिए भी ब्लैक कलर की पैंट शर्ट की ली थी। दावत के लिए तैयार भी दिल से हुआ था। चेहरे पर मुस्कान इस वजह से चेहरे पर छाई हुई थी कि आज मायरा इसके लिए तैयार हो रही थी। इसके बड़े हसीन तसव्वुर बनते थे, लेकिन जब कमरे से बाहर निकला तो बच्चे तैयार थे। मायरा ने मैक्सी तो वही पहनी थी, लेकिन मेकअप बिल्कुल नहीं किया था। साथ ही में भी दुपट्टा भी सर अच्छे उड़ा रखा था। दिल इसे देखकर बुझ सा गया था।
लेकिन ज़ियान से एक लफ्ज़ नहीं कहा था। वो इस मैक्सी में भी नर्वस हो रही थी, जो न जाने क्यों नौफिल की पसंद से पहन ली थी। चलें, नौफिल ने घड़ी देखते हुए पूछा। हाँ चलो। मायरा ने वली को गोद में लिया था। गाड़ी ड्राइव करने से पहले वो वसी को मैसेज कर चुका था, क्योंकि इन दोनों ने भी इन लोगों के साथ जाना था। गाड़ी नौफिल ने वसी के घर के सामने खड़ी की थी। कुछ देर अंदर बैठकर इंतज़ार करना पड़ेगा, सुनैरा भाभी अभी तैयार नहीं हुई हैं। ये कहकर वो गाड़ी से नीचे उतर गया। मायरा और बच्चे भी गाड़ी से उतर गए। वसी इसी के इंतज़ार में था। दरवाज़ा खुले इस्तकबाल के लिए खड़ा था। नौफिल आगे बढ़कर राजधानी से सिखा था। मेरा मैसेज तो पढ़ लिया था ना? हाँ बेफिक्र रहो, जोनी की सारी तैयारी पूरी है, वसी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मायरा और बच्चे घर के अंदर चले गए। सुनैरा ने पिंक कलर की मैक्सी पहनी थी और तकरीबन तैयार ही थी। मायरा को देखकर हैरत का इजहार करने लगी। भाभी आप तैयार नहीं हुई, क्या सोचेंगे आफरीन भाभी? इनके बेटे की इतनी बड़ी खुशी में इनकी बेस्ट फ्रेंड यूँ सादा सी बनकर पहुंच गई। आइए मेरे साथ। सुनैरा ने मायरा का हाथ पकड़ अपने कमरे में ले गए। जुनी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे मेकअप बिल्कुल नहीं करना है। मायरा के इनकार को जुनी ने एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दिया। नौफिल का मैसेज वसी ने जुनैरा को दे दिया था कि मायरा को तैयार करने की जिम्मेदारी इसकी है। मुझे आपकी एक बात भी नहीं सुननी, बस ज़रा सा तैयार होना का मेरी खातिर। जुनी मायरा को ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठा चुकी थी। आंखें बंद करें अपनी, और सब कुछ और कुछ नहीं बोलेंगी आप। जुनैरा के हाथ में के हाथ बड़ी तेज़ी को महारत से मायरा के चेहरे पर चल रहे थे। वो बस यही कह रही थी कि इस मेकअप शार्प नहीं होना चाहिए। पार्टी की मुनासिबत से जुनैरा इसे तैयार कर चुकी थी। मायरा ने आंखें खोलकर खुद को आईने में देखा तो पहला ख्याल ज़रियाब का आया था। आखिरी बार वो यूं ही इस वक्त तैयार होती जिस दिन ज़रियाब इसे हमेशा के लिए छोड़ के जा चुका था। कानों में इसने छोटे से टॉप्स ही पहने थे, बाकी हर ज्वेलरी पहनने से मना कर दिया था। दुनिया के इसके एकदम से बुझ जाने वाले चेहरे को देखकर ज़्यादा नहीं बोली थी। बच्चे नौफिल और वसी गाड़ी में ही इनका इंतजार कर रहे थे। मायरा ने ब्लैक स्कार्फ सर पर पहन रखा था और सर से नहीं उतरा था, लेकिन यूं भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। गाड़ी ड्राइव करते हुए नौफिल की नज़रें गाह इस पर जा ठहरती थी, जो हद दर्जा नर्फिस बैठी हुई थी। रमशा ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी। इसकी तैयारी भी बहुत शानदार थी। बदन ने भी पैंट कोट पहना था। सांवली रंगत के बावजूद इसकी शख्सियत जाज़िब नज़र लगती थी। सिवाय रमशा को, जिसके नज़र खूबसूरती का म्यार सिर्फ गोरी रंगत तक महदूद था। बदर की वालदा भी बेटे और बहू को यूँ तैयार देखकर खुश थी। होटल में दाखिल होते ही रिसेप्शन पर मजहर आफरीन खड़े मेहमानों को रिसीव कर रहे थे। बदर की वालदा की मुस्कुराहट आफरीन को देखकर मधूम होकर ख़त्म हुई थी। इत्तेफाक ऐसा था कि इसने भी रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी। इसकी सजदस तो सबको मात दे रही थी। बदर ने एक नज़र आफरीन पर डालती हटा ली। मजहर से अपनी वालदा का तारुफ करवाने लगा। सर ये मेरी अम्मी और ये मिसेस। मजहर को देखकर रमशा कुछ पल देखती रह गई थी। अच्छा खासा गुड लुक सा शख्स था। बदर की वालदा से बात करता रहा, जो आफरीन को मजहर के साथ खड़ा देखा ठीक से जवाब भी नहीं दे पा रही थी। बहुत खुशी है आप लोगों को यहाँ देखकर। कितनी बार मैंने बदर से कहा कि भाई अपनी फैमिली को घर लेकर आओ, मिला जुला करो, लेकिन एक से एक बहाने होते हैं इसके पास। बदर की वालदा मुस्कुरा भी न सकी। वो तो आफरीन को देखकर शिद्दत से रह गई थी, जो इन्हें कहीं से भी वो आफरीन नहीं लग रही थी, जिसे बड़ी हकारत से उन्होंने अपने बेटे के लिए ठुकराया था और सोचा था कि शायद हमेशा अपने भाइयों के दर पे ही बैठी रहेगी। मजहर ने आफरीन से भी इनका तारुफ करवाया। आफरीन के चेहरे पर सजी मुस्कुराहट पर रद्दी बराबर फिर फ़र्क नहीं आया था। इसने वैसे इनसे हाथ मिलाया जैसे बाकी सब मेहमानों से मिला रही थी। न चेहरे पे अलग सी शनासाई का कोई असर था, ना ही हैरत। नॉर्मल सा अंदाज था। रमशा को आफरीन मदर से ज़्यादा हसीन नहीं लग रही थी। आफरीन से हाथ मिलाकर वो लोग अंदर दाखिल हो गए। असल इंतज़ार तो आफरीन को मायरा का था। नौफिल की गाड़ी रुकते ही आफरीन की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। मजहर आफरीन के खिलते चेहरे को देखकर ही समझ गया था कि बेगम साहिबा की दोस्त की आमद हो चुकी है। आफरीन गिलास डोर खोलकर बाहर चली गई थी। मायरा को अलग से रूप में देखकर खुश हुई थी। लगता था कि ज़रियाब लौट आया हो। मायरा का सजा संवरा ऐसा रूप तो सिर्फ ज़रियाब की ज़िंदगी में वो देखती थी। मायरा सिर्फ गले लगकर मिली थी। जुनैरा से भी हाथ मिलाने लगी, भी बच्चों से भी हाथ मिलाया। वाह आज तो तुम दोनों फेरी लग रही हो। आयज़ा तारीफ पर हंसने लगी। आयज़ा की तैयारी मुनज़्ज़म से बढ़कर थी, लेकिन अंदर दाखिल तो अबान साहब ने इन्हें देखते अपने सब दोस्तों के झुमगट्टे से निकलकर मुनज़्ज़म से हाथ मिलाया था। आयज़ा का हाथ उसकी तरफ बड़ा ही रह गया था। मुन्नी बहुत प्यारी लग रही, चलो आओ तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊँ। आयज़ा को अक्सर नज़रअंदाज करके वो मुनज़्ज़म को अपने साथ अपने दोस्तों में ले गया। वली ने आयज़ा की तरफ देखा, जो माथे पर बल डाल इन दोनों को जाता हुआ देख रही थी। वली ने भी बिल्कुल वैसी बल पे माथे पर डाले। कितना बदतमीज़ है यबान, मैं बात तक नहीं करूँगी इससे। मैं भी नहीं करूँगा, बहुत बदतमीज़ है। अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले वली बोला। चलो वली हम इनके पास जाएंगे ही नहीं। आयज़ा ने वली का हाथ पकड़ा और इसे मायरा के पास ले गए। आमरा और लियाकत भी दावत पे मौजूद थे।
لیکن آفرین کے لیے غیر اہم تھے۔ حالانکہ عامرہ آفرین کی خوشامد کرنے کی بہت کوشش کرتی تھی، لیکن آفرین کے اصل روپ دیکھ چکی تھی، اس لیے اپنا رویہ بس مناسب ہی رکھتی تھی۔ مائرہ زنیرہ کے ساتھ ہی ایک ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ سب لوگ اپنا ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، لیکن مائرہ نہ ٹھیک سے بیٹھ پا رہی تھی، نہ کسی سے بات کر پا رہی تھی۔ دریافت کے بعد یہ پہلا فنکشن تھا جو اس نے اٹینڈ کیا تھا۔ نہ جانے کیوں لگ رہا تھا سب لوگ اسے دیکھ کر آپس میں جیم ہو گیا کر رہے، اس پر ہنس رہے کہ دیکھو اپنے شوہر کا ذرا غم نہیں ہے، اسے کیسے سج سوج کر بیٹھی ہے۔ بھابی چلے نہ کیک کٹنے والا۔ زنیرہ نے سب کو ٹیبل کے پاس جمع ہوتے دیکھ کر مائرہ سے کہا، زونی تم چلی جاؤ، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ مائرہ حد درجہ نروس ہو رہی تھی، اپنے آنے پر افسوس سا ہو رہا تھا۔ بھابی آپ کی دوست کیا سوچیں گی؟ پلیز سونی، مجھے نہیں جانا۔ مائرہ نے صاف انکار کیا تھا۔ زنیرہ کندھے اچکا کر چلی گئی۔ ٹیبل کے بعد سب قریبی دوست احباب ہی تھے، باقی مہمان اپنی اپنی نشستوں پر ہی برجمان تھے۔ نوفل نے مائرہ کو اکیلے وہاں بیٹھے دیکھا تو اس کے پاس آ گیا۔ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ چلیں آفرین آپی آپ ہی کو بلا رہی ہیں۔ مجھے نہیں جانا، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ گھبراہٹ سے اس کے چہرے پر ہلکے ہلکے پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ یہاں اکیلے کیوں بیٹھنا ہے آپ نے؟ نوفل کے بے دربے سوالوں پر وضاحت چھوڑتے ہوئے بولی۔ نوفل پلیز جاؤ یہاں سے، مجھے پریشان مت کرو، پتہ نہیں لوگ کیا کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں۔ پتہ نہیں کیوں میں نے تمہاری بات مان کر اتنی فینسی میکسی پہن لی، اور زونی نے بھی اپنی منمانی کی ہے۔ سب مجھے دیکھ کر دبی دبی ہنسی ہنس رہے ہیں کہ مجھے اپنے شوہر کا کوئی غم نہیں ہے۔ نوفل اس کی منتقل ہوتی حالت اور اس کی بدحواسی دیکھ کر اس کی باتیں سن کر حیران ہوا تھا۔ لوگوں کی باتوں نے اسے ذہنی طور پر نہ جانے کہاں پہنچا دیا تھا۔ اس نے بنا مائرہ کی کوئی بات سنے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اٹھیں اور چلیں میرے ساتھ، بتائیں مجھے کون ہے جو آپ پر ہنس رہا ہے، کون کر رہا ہے آپ کے بارے میں باتیں؟ وہ اسے زبردستی کھڑا کر چکا تھا۔ نوفل میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ مائرہ اس سے اپنا ہاتھ نہیں چھڑوا پا رہی تھی، مجبوراً اس کے قدموں کے ساتھ مائرہ کو بھی قدم اٹھانے پڑ رہے تھے۔ بہت تیزی سے اس نے اسے سامنے ٹیبل کے پاس کے لے جا رہا تھا جہاں آفرین نیچے کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک نوفل بدر سے ٹکرا گیا تھا۔ بدر اور رمشا بھی ہاتھ میں گفٹ پیک پکڑے اسی جانب بڑھ رہے تھے، لیکن چند قدم پر بھی بدر کی تیز رفتاری سے چلتے ہوئے نوفل سے ٹکرا گیا تھا۔ نوفل کو دیکھ کر رمشا کا اوپر کا سانس پر ہی رہ گیا تھا۔ بدحواسی سے ہاتھ میں پکڑا گفٹ پیک بھی نیچے گر گیا تھا۔ بدر کی والدہ بدر کے برابر میں بیٹھ گئی تھی، رمشا سامنے کی کرسی پر بیٹھی تھی۔ ٹیبل ایک ہی منتخب کیا گیا تھا۔ آفرین تمہارے باس کی بیوی ہے بدر، تمہیں اس بات کا علم تھا؟ بدر کی والدہ ابھی اسی کیفیت میں ہے، پریشان سی۔ جب سے بدر نے بینک کی جاب چھوڑی تھی، جاب شروع کی تھی، گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی تھی۔ امی اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کس کی بیوی ہے، بس مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ میرا نصیب بھی ہو سکتی تھی اگر آپ کو چاند کو اپنے آنگن میں لانے ضد نہ ہوتی تو۔ بدر شکوہ کیے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ بدر کی والدہ خاموش سی ہو گئی تھی، نظریں ان کی آفرین کا ہی طواف کر رہی تھی جو مظہر کے ساتھ سب مہمانوں سے مل رہی تھی۔ اس کے شوہر کی نظروں میں جتنی چاہت آفرین کے لیے تھی وہ کسی سے بھی مخفی نہیں تھی۔ بدر کی ماں متحر سی تھی، دیکھنے میں مظہر آفرین سے زیادہ وجیہہ تھا، اسے تو آفرین سے زیادہ خوبصورت بیوی بھی مل سکتی تھی۔ سب کے سامنے وہ آفرین کی تعریفیں کر رہا تھا۔ کتنے گھٹیا الزام لگا کر بدر کی والدہ نے آفرین کے لیے انکار کیا تھا، لیکن آفرین کے چہرے پر نہ بدر کو دیکھ کر حیرت تھی، نہ اس کی والدہ کو دیکھ کر۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جانتی تھی کہ بدر اس کے شوہر کے آفس میں ایک امپلائی کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ وہ چاہتی تو اپنا بدلہ لینے کے لیے بدر کو نوکری سے نکلوا سکتی تھی، اسے بھی ذلیل و خوار کر سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ نہ ہی اس عورت کو دیکھ کر ماتھے پر شکنیں ڈالی تھی جو اس کے کردار کو تار تار کر کے گئی تھی، کیونکہ آفرین کو اب کوئی ملال رہا ہی نہیں تھا۔ اللہ کی اس ذات پر یقین پختہ سا ہو گیا تھا کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، انسان کے اختیار میں نہیں۔ بدر کی والدہ کو وہ ہمیشہ عام اور معمولی سی لگی تھی، لیکن آج بھی بدر کے لیے کتنی خاص تھی، وہ بدر کی آنکھوں سے آج بھی نہ عیاں ہوتا تھا۔ اور آفرین مظہر کے لیے کیا تھی، یہ منظر کی نظریں صاف بتاتی تھی۔ رمشا کے پاس صرف حسن تھا، اس کے علاوہ وہ خالی برتن کی مانی تھی، نہ اخلاق، نہ سلیقہ مندی، نہ محبت، نہ احساس۔ سانس تو سانس شوہر کی بھی رمشا کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی۔ رمشا ماں بیٹی کی باتوں پر کن سنیاں کرنے کی کوشش تو بہت کر رہی تھی، لیکن نہ سن پا رہی تھی، نہ سمجھ پا رہی تھی۔ سانس کی نظروں کا تعاقب کرنے پہ نظریں آفرین کا جائزہ لینے لگی۔ باوقار قسم کی خاتون تھی، پہنے اڑنے کا سلیقہ بھی باکمال تھا، رکھ رکھاؤ بھی اس کی واضح سے نظر آتا، بس حسن اتنا نہیں تھا۔ بتائیے تمہارے باس کی بیوی اچھی ہے، لیکن اتنی خوبصورت نہیں جتنا کہ تمہارا باس اس پہ فریضہ ہوئے جا رہا ہے۔
रमशा के तसल्ली ने बदर को अंदर से सुलगा कर रख दिया। तंजी मुस्कुराहट इसके होठों पर उभरी थी। अपने अपने म्यार की बात है रमशा, कुछ लोगों की पसंद ज़ाहिरी हुस्न तक महदूद नहीं होती, कुछ और ही नज़रें होती हैं जो अंदर के हुस्न को देखकर फरीज़ा हो जाती है। मेरा बॉस खुद को खुशनसीब समझता है कि इसे अच्छी बीवी अच्छी मिली है। घर में मुलाज़िमिन की लंबी लाइन होने के बावजूद इनकी बीवी इनके लिए खाना अपने हाथ से बना कर देती है और इनके काम खुद करती है। कभी मेरे बॉस के घर जाके देखो तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि बीवी के मामले में किस कदर नायाब घौर पा चुके हैं। बात वो रमशा से कर रहा था, जले दिल के फबोले माँ को सुना रहा था जो शर्मिंदगी के मारे ज़मीन पर गिरती चली जा रही थी। बदर की वालदा को हुस्न के नाम पर रमशा नामी खाली ढोल गले डाले बजाना पड़ रहा था। वो सबके सामने रमशा की झूठी तारीफ करने पर मजबूर थी, क्योंकि डंके डंके की चोट पर खूबसूरत भूल लाई थी जिसने आज तक एक चाय का कप तक का तो बना कर नहीं दिया था, उल्टा इनसे अपने ढेरों काम करवा लेती थी। आज बेटे की बात ना मानने का कलल हुआ था कि काश इसकी सुन ली होती, लेकिन ये काश कब किसी को दूसरा कोई मोहलत देता है। रमशा बेनियाजी से कंधे उचकाते हुए हॉल पर नज़र दौड़ाने लगी। बर्थडे केक के लिए बहुत बड़ा-सा टेबल बड़ी नफ़ासत से सजाया गया था। मुख्तलिफ़ किस्म हर फ्लेवर के केक वहाँ मौजूद थे। जो केक अबान ने काटना था वो चॉकलेट फ्लेवर का ख़ासा बड़ा केक था। सब दोस्त व अहबाब वहाँ जमा होने लगे थे। बच्चों का रश ताज़ा था। बदर चलो ना गिफ्ट देकर आते हैं। रमशा ने गिफ्ट पैक उठाया खड़ी हो गई। बदर ने अपनी वालदा को मुखातिब किया, अम्मी आप चलेंगी? नहीं, तुम दोनों दे आओ। जितनी वो पशीमान बैठी थी, दोबारा आफरीन से सामना करने की हिम्मत नहीं थी। चंद कदम चलते ही बदर नौफिल से टकरा गया था। रमशा की नज़र जब नौफिल में पड़ी तो पलटना भूल गई थी। नौफिल की नज़र भी रमशा पर ही थी। बदर ने नीचे गिरे हुए गिफ्ट बैग को उठाया। मायरा भी नौफिल और रमशा की तरफ ही देख रही थी। नौफिल और रमशा की नज़रों के तज़ादुम ने शायद दोनों को हैरतज़दा किया था। नौफिल के हाथ में अब भी मायरा का हाथ था। मतलब मायरा से शादी हुई है इसकी। रमशा तो दंग सी रह गई थी। नौफिल की नज़र अब भी बदर पर थी। रमशा की शादी की इत्तला इसे सना से मिली थी। बदर इतना हैंडसम नहीं था जितनी रमशा अपने हमसफ़र के लिए डिमांड रखती थी, क्योंकि जब नौफिल ने रमशा से पहली बार अपनी पसंदगी का इज़हार किया था तो बड़े इतराते हुए रमशा ने इसे कहा था, नौफिल मुझे तुम हुस्न पर समझ सकते हो, मैं खुद भी हसीन हूँ, इसलिए अपने लिए लाइफ पार्टनर का इंतखाब करते हुए सबसे पहले ये देखना चाहूँगी वो कितना डेशिंग और हैंडसम है, और ऑफिस में मुझे तुमसे ज़्यादा दूसरा ऐसा कोई दिखा नहीं, इसलिए तुम्हारे प्रपोज़ल को मैं इनकार नहीं कर सकती। नौफिल ने जब रमशा से अपनी पसंदगी का इज़हार किया था तो रमशा के कहे जुमले नौफिल के कानों में गूंजने लगे। फिर बदर को देखकर बेअख्तियार इसकी नज़र फिर से रमशा की तरफ उठी थी, जो अब भी इसे बिना आंखें चिपकाए देख रही थी। आई एम सॉरी यार, कहीं चोट तो नहीं आई आपको? बदर ने भी मौजूद खां अंदाज से नौफिल से कहा। नौफिल ने रमशा से नज़रें हटाकर बदर की तरफ देखा। नहीं, इट्स ओके, ये कहकर नौफिल मायरा के साथ आगे बढ़ गया। मायरा अपनी सारी बातें भूल बैठी थी। पलट पलट कर अब भी कभी रमशा को तो कभी बदर को देख रही थी। बदर को वो जानती थी। कई बार आफरीन से मिलने जब इसके घर जाती थी तो इसे अक्सर लियाकत भाई के साथ बातें करते देख चुकी थी। फिर आफरीन ने भी इसे बदर के बारे में बता रखा था, और हमेशा भी नौफिल की मंगेतर रह चुकी थी, लेकिन दोनों नफूस को इकट्ठे और यूं कभी देखेगी ये नहीं सोचा था। ध्यान सारा इन दोनों की जानिब ही था। कहाँ थी तुम मायरा? कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। आफरीन के मुखातिब करने पर वो चौंकी थी। हाँ, वो कुछ बौखलाहट में मुब्तला हुई थी। क्या वो मायरा? आओ उधर। आफरीन ने इसे फ्रंट पर खड़ा किया था। शुक्र है आप तशरीफ़ ले आए, वरना आफरीन ने अबान को केक काटने ही नहीं देना था। मज़हर मायरा का मशगूल होते हुए बोला था। बिल्कुल, मेरी भी कोई भी खुशी मायरा के बगैर पूरी हो ही नहीं सकती। आफरीन ने मायरा को अपने साथ खड़ा किया था। अबान ने केक काट कर सबसे पहले अपने साथ खड़ी मुनस्सा को खिलाया था। आयज़ा भी इसके बराबर खड़ी थी, जानती थी कि अबान इसे नहीं खिलाएगा, इसलिए केक के ऊपर लगी क्रीम उतार के अबान के मुँह पर अच्छी तरह समझकर वहाँ से भाग गई थी। सब कुछ कैमरे में एक खूबसूरत याद बनकर रह गया था। अबान ने पहले मुँह चढ़ाती भागती हुई आयज़ा को गुस्से से देखा था, फिर हँसते हुए मेहमानों को घूरा था। मुनज़्ज़र ने हाथ में पकड़ा टिश्यू इसकी तरफ बढ़ा दिया। लो अबान, इसे साफ़ कर लो। हालाँकि जितना केक इसके चेहरे पर थोपा जा चुका था वो टिश्यू नाकाफ़ी था। मारिया ने टेबल से काफ़ी टिश्यू निकाल कर इसका चेहरा साफ़ किया था। तुम केक खाओ, घर जाते ही देखो मैं कैसे आयज़ा को सीधा करती हूँ। मायरा की बात से भी अबान को तसल्ली नहीं हो रही थी, लेकिन चुप था। बेटा, ये तो तुम्हें सालगिरह करने से पहले सोचना चाहिए था ना, क्योंकि ऐसे मज़ाक तो फिर सहने पड़ते हैं। मेरी आयज़ा को किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। नौफिल ने बरजस्ता अबान को घूरते हुए अबान के साथ मायरा को भी तंबिया किया था। खाने के बाद सब मेहमान जाने की इजाज़त तलब कर रहे थे। मायरा भी आफरीन से यही इजाज़त मांग रही थी। नौफिल और बच्चे भी साथ ही खड़े थे। जब ज़ुनैरा वहाँ पहुँची थी, नौफिल भाई आप और भाभी बच्चों के साथ खड़े हो, मुझे आपकी फ़ैमिली पिक लेनी है। ज़ुनैरा ने नौफिल और मायरा को एक साथ खड़े हुए देखकर कहा।
क्यों नहीं, ज़रूर लें। नौफ़िल ने वली को गोद में लिया और आयज़ा और मुनज़्ज़ा भी मायरा के साथ खड़ी हो गई। रमशा की नज़र अब सिर्फ़ नौफ़िल पर थी, ना खाने का होश था, ना किसी और बात की। एक कसक थी, वो अब भी वैसा ही था, इतना ही डैशिंग और हैंडसम। इसे देखकर बदन की रंगत इसे सांवली की बजाय काली-सी लगने लगी थी। नौफ़िल ने तो पलट कर एक बार भी रमशा को नहीं देखा था। हालाँकि रमशा को लगा था नौफ़िल इसे देखने की कोशिश करेगा, ये बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन नौफ़िल की नज़रों ने दोबारा इसे ढूँढने की कोशिश नहीं की थी। मायरा ज़रूर रमशा को देख रही थी, जिसकी हसरत भरी नज़रें सिर्फ़ नौफ़िल पर थीं। एक तस्वीर तो मायरा ने खिंचवा ली थी, लेकिन फिर ज़ुनैरा को मना करने लगी थी। वली भी नौफ़िल की गोद से उतर के चला गया था और आयज़ा और मुनज़्ज़ा भी। इससे पहले कि मायरा वहाँ से खिसकती, नौफ़िल ने इसका हाथ पकड़कर खुद से करीब किया था। ज़ुनैरा भाभी, एक तस्वीर सिर्फ़ हम दोनों की भी होनी चाहिए। अगले ही पल वो अपना बाजू फैलाकर मायरा के दूसरे कंधे पर रख चुका था। इसकी ज़रूरत वो जितना हैरान होती, वो कम था। मायरा फ़ौरन से इसकी गिरफ्त से निकली थी। ये क्या बदतमीज़ी है नौफ़िल! सबकी मौजूदगी में वो इस पर चिल्ला तो नहीं सकती थी, इसलिए दबे-दबे लहजे में गुस्से से सुर्ख़ आँखें लिए बोली। ज़ुनैरा ज़रूर घबरा गई थी। मैंने ऐसा किया कि एक तस्वीर ही तो, नौफ़िल की बात इसने मुकम्मल नहीं होने दी थी। आज के बाद अपनी हद में रहना तो बेहतर है। इसे धीमे लहजे से तंबिया करते हुए वो वहाँ से चली थी। नौफ़िल चुप सा हो गया था। ज़ुनैरा भी शर्मिंदा होकर रह गई थी। अंदर ही अंदर गुस्सा तो नौफ़िल को बहुत आ रहा था, लेकिन बोला कुछ नहीं। वापसी पर भी दोनों चुप ही रहते। नौफ़िल गाड़ी भी बहुत तेज़ ड्राइव कर रहा था। पहले वसी और ज़ुनैरा को इनके घर ड्रॉप किया था। घर पहुँचकर मायरा सीधी अपने कमरे में गई थी। फ़ौरन इसे अपना लिबास तब्दील किया, मुँह अच्छी तरह से धोया, सफ़ेद चादर को खुद पर ओढ़कर मुतमईन हुई थी। नौफ़िल का रुख़ अभी अपने कमरे की जानिब ही था। बड़ी ज़ोर से उसे कमरे का दरवाज़ा बंद किया था। सबसे पहले गुस्से से अपनी टाई उतार कर बेड पर फेंकी थी। समझती क्या है खुद को, जब जी चाहेगा, जो चाहेगा बस कह देंगी। मुझसे बिना सोचे-समझे घड़ी उतार कर इसे पटकते हुए साइड टेबल पर रखी थी। इनको भी ज़रा-सा लिहाज़ होना चाहिए कि कौन-सी बात कहकर किससे कर रही हैं। निक्के की अहमियत ने नौफ़िल की सोच को बदलना शुरू किया था। दिल से इस रिश्ते को कबूल करते एक इस्तेहाक़ का एहसास अंदर जागने लगा था। फिर कैसे मुमकिन था मायरा की हर बात को चुपचाप सुनता या इसके बारूब लहजे को सहता। दूसरी जानिब मायरा भी हद दर्जे गुस्से में थी। एक तो इसकी बात मानकर मैंने इसकी चॉइस का जोड़ा पहन लिया कि चलो कोई बात नहीं, इतना कह रहे हैं, लेकिन ये नौफ़िल खुद को न जाने क्या समझने लगा है। हिम्मत कैसे हुई इसको खुद को ज़रियाब की जगह खड़ा करने की? अनजाने में भी अगर ऐसा किया है तो क्यों किया है? और वो ज़ुनैरा की बच्ची, क्या समझ रखा है इसने मुझे? अब करे ज़रा ऐसी बातें, अच्छी तरह से मिज़ाज दुरुस्त करूँगी इसके भी। कमरे में बैठे वो अपना दिल जला रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही दोनों बच्चे नींद से निढाल से होते अंदर दाखिल हुए थे। मायरा ने तीनों के कपड़े तब्दील करवाए और इन्हें सुलाने लगी। अगले रोज़ खाला मायरा को लेकर बैठ गई थी। मायरा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी खाला, कहिए। देखो बेटा, मैं तो यही चाहती थी कि तुम और नौफ़िल दोनों ही अपना रिश्ता निभाने की कोशिश करते, लेकिन अब अगर तुम दोनों ने सोच लिया किया है कि बस नाम का ही रिश्ता निभाना है और नौफ़िल को भी घर बसाना चाहता, तो एक रिश्ता है मेरी नज़र में। बच्ची नेक सी रहते, मेरी देखी भाली गरीब की है। मैं सारी बात कर चुकी हूँ उनसे, इसके घरवालों को भी कोई एतराज़ नहीं, वो तो राज़ी हैं। तुम अगर नौफ़िल से पूछ रहे हो तो मैं अब बात आगे बढ़ाऊँ। मायरा का ये सुनकर नौफ़िल पर आया गुस्सा भी ख़त्म हुआ था। हाँ, क्यों नहीं, मैं आज ही नौफ़िल से बात कर लेती हूँ। खाला, मैं चाहती हूँ इस बार नौफ़िल खुद लड़की को रूबरू देख ले। हाँ, हाँ, क्यों नहीं, बेशक देख ले। खाला तो बात करके जा चुकी थी। मायरा के लिए खबर इतनी खुश आइंद थी कि कल की बात को नज़रअंदाज कर चुकी थी। रात को मायरा का मूड खुशगवार देखा नौफ़िल को हैरत तो हुई थी। जिस गुस्से में वो थी, 4 दिन तो इससे कलाम करने वाली नहीं थी। अब ये हाल था कि इसकी प्लेट में बिरयानी भी खुद डाल कर दे रही थी और खाना भी नौफ़िल की पसंद का बना था। आज तो मीठे में खीर भी बनी थी। मायरा की मेहरबानियों पर वो ताज्जुब सा हुआ था। खाने के बाद मायरा बच्चों को सुलाकर बाहर लॉन्च में आ गई थी, वरना वो किचन सँभाल कर एक ही बाहर कमरे में जाती थी, फिर बाहर नहीं निकलती थी। क्योंकि नौफ़िल की आदत थी कि वो रात को कुछ देर टीवी ज़रूर देखता था, इसलिए मायरा अपने कमरे में ही रहती थी। लेकिन इसे लॉन्च में देखकर वो कुछ हैरान हुआ था, फिर उसके बराबर काफ़ी फ़ासला रखकर बैठ भी गई थी। ये दूसरा हैरत का झटका था। क्या देख रहे हो नौफ़िल? लहज़ा भी धीमा था। मायरा ने टीवी पर न्यूज़ चैनल देखकर पूछा। महँगाई का नया बजट, नौफ़िल ने तपे हुए लहजे में जवाब दिया था। कल के गुस्से के ज़ार अभी नौफ़िल में बाकी थे। नौफ़िल, इसे बंद करो, मुझे तुमसे बात करनी है। नौफ़िल से सब्र ही कहाँ हो रहा था, चाहती तो वो जल्दी से इसे खाला का बताए हुए रिश्ते की इत्तला दे। नौफ़िल ने टीवी बंद कर दिया और अपना रुख इसकी तरफ मोड़कर बैठ गया। जी का ये लहज़ा अब भी नाराज़ सा था। वो खाला आई थी आज शाम को मेरे पास, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बता रही थी। मायरा के चेहरे की मुस्कुराहटें नौफ़िल के अंदर आग सी लगाती थी। तो ये वजह थी आज की इतनी मेहरबानियों की। नौफ़िल का दिल जलकर राख सा हो गया था। दिल में इस फ़िक्रे को दोहराया था, लब खामोशी थे। मैं चाह रही थी नौफ़िल कि इस बार तुम खुद लड़की को देख लो, और इस्लाम में ये जायज़ भी है। मायरा की बात इसे मुतज़्ज़िब होते हुए अपने दोनों अबरू चढ़ाए थे।
बड़ा पता है आपको इस्लाम में क्या जायज़ है और क्या नहीं। नौफिल ने जले दिल के साथ तंज किया था। ये पहली बीवी होगी जो अपने शौहर की शादी इतनी खुशनुशी करवाने को तैयार है, वरना तो कोई शौहर मजाक में भी अपनी बीवी से कह दो तो जिस खतरनाक तेवरों से उसे नवाजते ही शौहर को अपनी बात पर अफसोस होता है। ये सोचते वो मायरा के चहकते हुए चेहरे को भी देख रहा था। हाँ, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है तो खाला से क्या कहूँ नौफिल, कल चलें या परसों, जैसा तुम ठीक समझो। मैं बस चंद दिन तक बताता हूँ आपको। नौफिल का दिमाग इस वक्त खोल रहा था। हाँ ठीक है, मैं खाला से कह दूंगी। मायरा खुश होते खड़ी हो गई। इससे पहले कि अपने कमरे में जाते नौफिल ने इसे पुकारा था। सुनिए, मायरा ने पलट कर इसकी तरफ अस्तमियन अंदाज से देखा। आपने खीर बहुत मज़े की बनाई थी, अगर बच गई तो प्लीज़ मुझे ला कर दे दें। रिमोट से टीवी ऑन करते हुए नौफिल ने मसनूई मुस्कुराहट से जाकर कहा, वरना दिल तो मायरा की बात सुनकर सुलग सा गया था। हाँ है, मैं लाती हूँ तुम्हारे लिए। वो किचन की तरफ बढ़ गई थी। कुछ देर बाद ही प्याली खीर से भरकर लाई थी, बस थी मायरा के हाथ में। इसने हाथ समेत ही नौफिल की तरफ बढ़ा दी। नौफिल की नज़रें टीवी की जानिब भी मबजूल थी। इसने नज़रें टीवी पर ही जमाई रखी और अपना हाथ बढ़ाकर प्याली के नीचे रखे मायरा के हाथ पर रखकर प्याली को उसके हाथ समेत पकड़ा था और टीवी को यूं देख रहे थे जैसे पूरी तवज्जो टीवी पर ही हो। हाथ में गिरफ्त भी इतनी मजबूती कि हाथ हटा नहीं पा रही थी। मायरा इसकी इस हरकत पर नर्वस सी हुई थी, लेकिन वो अनजान बने टीवी देख रहा था। क्या हो गया, हमारे मुल्क को भी न जाने कब बदलेंगे हमारी किस्मत। नौफिल, मेरा हाथ। मायरा को ही इसे एहसास दिलाना पड़ा। नौफिल ने अनजान बने मायरा की तरफ देखा, फिर खीर की प्याली तरफ रख देखा। ओप्स सो सॉरी, अपना हाथ इसके हाथ से फ़ौरन हटा लिया और फिर प्याली ऊपर से पकड़ के कहने लगा। मायरा फ़ौरन से पलट कर अपने कमरे में चली गई। नौफिल इसे जाता हुआ देखने लगा। करता हूँ मैं शादी और इस बार ऐसी करूँगा कि आप भी याद रखेंगी। खीर से चम्मच भरता हुआ बोला। अंदर लगी आँख को ठंडी ठंडी खीर खाकर ही बुझाने लगा था। चंद दिनों में शिजा का रिश्ता तय हो गया था। सब कुछ आनन फानन तय हुआ था। सादगी से निकाह भी 15 दिन बाद रख दिया गया था। अजरा बेगम और जहाज साहब को रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन शिजा रजामंदी दे चुकी थी। जियान के अलावा इसे किसी शख्स पर कोई एतराज़ नहीं था। ये खबर जब जियान को मिली तो कुछ नहीं बोला, चुप ही रहा। शायद यही सज़ा इसके लिए तजवीज़ की गई थी। जियान की वालदा ने दोबारा जियान से शादी के लिए बात शुरू की। अब तो खैर से शिजा का भी दोबारा से घर बसने जा रहा है। तुम कहो तो तुम्हारी भी बात चला दूँ। कब तक यूँ ही रहोगे जियान? सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारूँगा। दोबारा मुझसे शादी के बारे में बात मत कीजिएगा। अम्मी भूल जाए कि मैं आपको भी शादी करूँगा। जाइए जाकर शिज़ा की शादी की तैयारी में तायम्मी की मदद करें। ये कहकर वो अपने बेड से उठकर कमरे से ही बाहर निकल गया था। सुबह-सुबह फजर के बाद छत पर चला गया। आखिरी बार इसे देखना चाहता था, इससे बात करना चाहता था। वो परिंदों को दाना डाल चुकी थी। अब कनस्तर को बंद कर रही थी। जैसे ही हाथ जोड़ झाड़ कर पलटी, वो इसके सामने ही खड़ा था। मुझसे इनकार की वजह अम्मी की बातें हैं ना शहज़ाद? बिना तमबीद बांधे ज़ियान ने इससे सवाल किया था और सच भी यही था। शीज़ा समझ गई थी कि इस दिन इसकी और अपनी वालदा की बातें सुन चुका है। सामने से हटे ज़ियान, मुझे नीचे जाना है। आने वाले रिश्ते के लिए रज़ामंदी देने की वजह भी अम्मी की बातें हैं। वो इसकी बात को सुने बिना इसकी आंखों में झाँकते हुए पूछ रहा था। शीज़ा मुसलसल नज़रें चुरा रही थी। ज़ियान, मुझे जाना है। मेरे सवाल का जवाब बिल्कुल सच बता दो, मैं तुम्हें जाने दूँगा। ज़ियान के सवाल पर वो धीरे से बोली थी, मैंने दिल से ये रिश्ता कबूल किया है। मुझे इस रिश्ते पे कोई एतराज़ नहीं, मैं खुश हूँ। अब हटे सामने से। नज़र झुकाए वो बोल रही थी, ऐसे नहीं शिज़ा, सच आँखों में आँखें डालकर कहा जाता है। मुझे भी ऐसे ही सच की तस्दीक चाहिए। वो शिज़ा को और एक नए इम्तिहान में डाल चुका था। धड़कते दिल के साथ अपनी सारी हिम्मतें जमा करके शिज़ा की इसकी आँखों की तरफ देखा था, जिसमें इस वक़्त अपने अक्स के साथ-साथ अपनी ही वजह, अपनी ही चाहत नज़र आ रही थी। मैं बहुत खुश हूँ इस रिश्ते से। वो ना चाहते हुए अपना ज़ब्त खो चुकी थी। टप-टप आँखों से आँसू बहने लगे थे। रोना नहीं चाहती थी, ना ही इसके सामने कमज़ोर पड़ना चाहती थी, लेकिन बेबसी ने ज़ब्त का दामन हाथ से छोड़ने पर मजबूर किया था। खुद पर अब भी इतना ज़ब्त किए हुए थे, खुद को फूट-फूट कर रोने से रोके हुए थी। बर्दाश्त करने से होंठ भी बुरी तरह से कँपकपा रहे थे और आँसू कतरा-कतरा बदरीज आँखों से बह रहे थे। चंद सानियों शीज़ा को रोते हुए देखता रहा। तुम तो वाक़ई बहुत खुश हो शीज़ा, बेस्ट ऑफ लक, शादी बहुत-बहुत मुबारक हो। जो जवाब ज़ियान को चाहिए था वो इसे मिल चुका था, इसलिए सामने से हट गया। वो तेज़ी से छत को अबूर करते हुए नीचे उतर गई थी। अबीरा उम्मीद से थी। ये खबर सुनते ही फुरकान की खुशी उरूज पर थी। शब्बो सब चुप-चुप सी रहने लगी थी। अम्मा जी भी शब्बो के रोज़-रोज़ के रोने-धोने को देख-देख कर बीमार रहने लगी थी। ये खबर इनके चेहरे पर भी मुस्कान ले आई थी। खाने टेबल पर सभी मौजूद थे जब अफ़गान ने बात शुरू की थी। आप आज के बाद खाना बनाने और कपड़े धोने की ज़िम्मेदारी आप उठाएँगी। घर के अखराजात बढ़ गए, इसलिए मैं मुलाज़िमा को सिर्फ़ घर की सफाई के पैसे दूँगा। अबीरा की तबीयत कुछ ऐसी है कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। इसकी कि वो कोई काम नहीं करेगी।
फुरकान की बात पर अम्मा जी ने पहले शब्बो को देखा, जिसका सारा घमंड तो पहले से टूट चुका था, आजकल तो काबिल रहम थी। फुरकान, ये भला क्या बात हुई कि हमने बच्चे पैदा नहीं किए, सारे घर के काम भी खुद करते थे। आपका दौर और था अम्मा, आजकल का दौर अलग है। आजकल की लड़कियां सिर्फ नाजुक मिजाज है, वो सब नहीं कर सकती जो आपने कर लिया। फुरकान मज़े से खाना खाते हुए बड़े मुतवाज़िन लहजे में बात कर रहा था। शीज़ा भी आजकल के दौर की थी, सारे काम करती रही है। मैंने तो हर काम के लिए मुलाज़मत तक हटवा दी थी, कपड़े तक वो खुद धोकर छत पर फैलाने जाती थी। मजाल है कि इसने कभी उफ़ भी किया हो। अबीरा को कौन से लाल लगे हैं। ये अम्मा की आज बर्दाश्त की हद ख़त्म हुई थी। नहीं अम्मा, शीज़ा भाभी तो बहुत बुरी थी, बदकिरदार भी थी ना, और फिर आपा पर मुझे भरोसा नहीं है। क्या ख़बर जैसी सीढ़ियों पे तेल गिराकर शीज़ा भाभी को बांझ किया था, कल को अबीरा को भी कर दे। ना अम्मा जी, मैं इरफ़ान भाई की तरह बेज़मीन नहीं हूँ। एक और ऐसा सच था जिसने इरफान के होश उड़ाते थे। खाना खाना तो जैसे वो भूल चुका था। शब्बो को पहली बार इरफान ने यूं घूरा था जैसे जिस्म से मार डालेगा। शब्बो का रंग उड़कर रह गया था। इसने डरते डरते सुफियान की तरफ देखा, जो इस सच का चश्मदीद गवाह था, जिसने खुद शब्बो को सीढ़ियों में तेल गिराते देखा था। लेकिन जब शीज़ा के साथ ये हादसा हो गया था, तो शब्बो ने तस्वीर बहाते हुए वादा लिया था कि वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। सुफियान से ये बात फुरकान को शीज़ा की तलाक के बाद मालूम हुई थी। शब्बो के साथ-साथ अम्मा ने भी नज़रें ताई तम देखी थी। "फुरकान, मुँह बंद करो अपना, क्या अनाप-शनाप बोले जा रहे हो? अम्मा जी ने बात बदलना चाहिए। सुफियान, तुमने देखा था ना आपा जो सीढ़ियों पे तेल गिराते हुए?" फुरकान ने सुफियान को इसी वक़्त मुख़ातिब करके पूछा। वो कुछ नर्वस हो रहा था। "आपा से डरने की ज़रूरत नहीं, जो सच है तुम वो बोलो।" आपा ने ही इस वक़्त सीढ़ियों में तेल गिराया था और कह रही थी कि जब मैं अभी तक माँ ना बन सकी तो तुम्हें बनने नहीं दे जाती भाभी साहिबा। मैं आपा के पीछे खड़ा था, जब उन्होंने मुझे देखा तो रोने लगी। इसमें कस्में देने लगी कि मैं किसी से कुछ ना कहूँ। सुफियान की गवाही ने इरफान की बर्दाश्त को ख़त्म किया था। आपा, शर्म नहीं आई आपको एक कत्ल करते हुए? मेरे बच्चे को मार डाला आपने। इरफान ने भड़के हुए आँसू बहाने लगे थे। एक पल रहम नहीं आया आपको? आपा, कितना बड़ा ज़ुल्म किया आपने मेरे साथ, बर्बाद करके रख दी मेरी ज़िंदगी को। चलो मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन मेरे ज़हन में शीज़ा के लिए ज़हर घोल-घोल कर जो ज़ुल्म मुझसे आप लोगों ने करवाया, मैं दिन-रात इस जुर्म की आग में जलता हूँ। क्या कर दिया आप लोगों ने मेरे साथ? क्या बिगाड़ा था मैंने आपा आपका? वो रोते हुए पूछा था। शब्बो किसी मुजरिम की तरह नज़रें झुकाए रो रही थी। इरफान की बेबसी का ये आलम था कि खुद को ही ख़त्म कर डाले। किस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है मुझे आपा? वो रोती रही, मुझसे कहती रही कि मेरा कोई कसूर नहीं, लेकिन मैंने इसे मौत से बदतर सज़ा सुना दी आप लोगों की बातों की वजह से। कैसा गुनाह करवा दिया आप लोगों ने मुझसे अम्मा जी। मैं सगा बेटा था आपका, क्या मेरा कसूर था कि मैंने माँ की फरमाबरदारी को तरजीह दी, बीवी की बजाय माँ को मुकद्दम बनाया था। आपने तो मुझे इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि अपनी गुनाहों की माफ़ी ही शीज़ा से माँग सकूँ। फिर गुस्से से वो शब्बों के पास आ गया। अगर इसे बाज कर दिया तो बस, तो कम से कम मुझे शक में डालकर तलाक तो न दिलवाती आपा। मैं इसे सारे गम तो समेट सकता, आपने तो इस तरह पे खड़ा कर दिया है कि ना मैं इसे अपना सकता हूँ, ना ही कोई और से अपनाएगा। आपा, ये कर दिया आपने, इतना बड़ा ज़ुल्म करते हुए दिल क्यों नहीं काँपा आपका? शब्बो ने काँपते हाथ इरफ़ान की तरफ करके जोड़े थे। मुझे माफ़ कर दो इरफ़ान, मुझे लगता है मुझे शीज़ा की आह लग गई है। मेरा घर भी उजड़ गया और गोद भी सोनी रह गई। आपके साथ जो हुआ अच्छा हुआ है। कल तक मुझे शहज़ाद भाई पर भी गुस्सा था, अफ़सोस भी, लेकिन आज नहीं। अच्छा किया उन्होंने अपना घर बसा लिया, क्योंकि जो अपने भाई का ही घर बसने ना दे, वो औरत शौहर के साथ कैसे बस सकती है? ये कहकर इरफ़ान वहाँ से चला गया था। शब्बो भी रोते हुए उठकर चली गई। फुरकान ने हर सच्चाई सामने लाकर रख दी थी। सच कभी छुपा नहीं था और झूठ के पाँव नहीं होते। अफ़ीरा के लिए शख्स के साथ हर रात गुज़ारना एक आज़माइश थी, जो इसे एक आँख निभाया था। सांवली रंगत, मुँह पे पान, मोटा भद्दा-सा वजूद, तो निकली हुई थी। ऐसे शख्स को तो देखकर रुख फिर जाती थी। कच्चा इसके साथ वक़्त गुज़ारना तो बहुत दूर की बात, लेकिन अब ज़िंदगी इसी के साथ बसर करनी थी, वो भी एक बीवी की हैसियत से। इस शख्स के 4 ही बेटे थे। घर बस 2 कमरों पर मुश्तमिल था। एक छोटा-सा सहन था, एक कमरा चारों बेटों के पास था, दूसरा अफ़ीरा के पास। ज़फ़र अफ़ीरा का शौहर शकी मिज़ाज सख्त मिज़ाज किस्म का शख्स था। 4 दिन तो अफ़ीरा को बाज़ार से ही लाकर खिलाता रहा। एक तो इस उम्र में कम उम्र भी मिली थी। 4 दिन नाज़ नख़रे उठाना भी अच्छा लग रहा था। बच्चे भी नई माँ के सामने 4 दिन ही तमीज़ का मुज़ाहरा कर सके थे। 5वें दिन ज़फ़र ने अफ़ीरा से कह दिया, अब तुम ज़रा बोरचे खाने पर तवज्जो दे दो। देखो, मैं कमाने वाला अकेला हूँ। आमदनी इतनी नहीं कि मुलाज़मा रख सकूँ। इसलिए काज सारे तुम्हें ही करने पड़ेंगे। जेब से पान की पुड़िया निकाल कर उसने खोल कर पान मुँह में डालते हुए कहा। फिर नापसंदगी से
से इसे देखा था। मुझे काम नहीं आते। अफीरा के जवाब पे हैरत से ज़फ़र ने इसे देखा था। क्या मतलब काम नहीं आते? अम्मा तो तुम्हारी कह रही थी बड़ा ज़ुल्म किया तेरे पहले मियाँ ने तुझ पर नौकरी की तरह काम करवाता रहा, मारता पीटता रहा है। मैं तो सिर्फ़ तुम्हें वही काम बोल रहा हूँ जो सब औरतें करती हैं। देख अगर मैंने तेरे कुछ दिन नखरे उठा लिए तो मेरे सर पर मत चढ़ियो। गुस्से का तो मैं बहुत बुरा हूँ, तू मौका नहीं देगी। ज़बान बंद रखेगी तो मेरा हाथ भी काबू में रहेगा, वरना हाथ उठाना तो मर्द की शान होती है। 50 साल की उम्र में इसकी सेहत खासी अच्छी थी। इसकी भारी हाथ देखकर अफीरा चुप सी हो गई थी। माँ ने मज़लूमियत के रोने रोकर इसे जहान भेजा। वो खुद हाथ उठाने का आदी था। चुपचाप उठकर किचन में आ गई। पूरा किचन बिखरा पड़ा था। धोने वाले बर्तनों का अंबार जमा था। अगर यही इस बुड्ढे के बेटियों की जगह बेटियाँ होती तो मुझे भी कुछ फ़ायदा होता। कम वक्त ने 4 सपूले मेरे लिए पैदा किए हैं। पानी का गिलास तक नहीं धुला हुआ। बर्तन धोते हुए दिल की भड़ास भी निकाल रही थी। 10 मिनट इसने जैसे तैसे बर्तन धुलाकर रख दिए थे। फिर शेल्फ साफ़ की। राशन के डिब्बे खोलकर देखने की सबसे आसान तो दाल ही पकानी लग रही थी, इसलिए वही पकाने रख दी। चारों लड़के आपस में कुश्ती लड़ते हुए कमरे से बरामद हुए थे। एक पीछे एक दौड़ रहा था। एक पहले घर में शोर होने से पहले ख़त्म एक पहले घर से एक पहले घर शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाता। इस पर ये उधम मचा रखी थी कि अफीरा चकरा कर रह गई थी। अम्मा ये ज़हर से बचा ले मुझे, बदबख्त बड़ी ज़ोर का मारता है। सबसे छोटा बेटा जो 8 साल का था फ़िरा के पीछे छुप गया और मंझला बेटा ज़हीर जो 12 साल का था हाथ में हॉकी पकड़े ज़हीर की जानिब बढ़ रहा था। नहीं अम्मा बीच में हैं, से हट जाएँ वरना मेरे पास लिहाज़-वहाज़ किसी का नहीं है, अगर तुझे लग गई तो लग गई। ज़हीर की बात सुनकर अफ़ीरा चकरासी कहती बदतमीज़ किस्म के लड़के थे, हटो पीछे छोड़ो मुझे कमबख्तो। अफ़ीरा ने छोटे बेटे अदनान से अपना दामन छुड़वाया। देखो मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम लोग आपस में लड़ो, एक दूसरे को मारो पीटो चाहे कुछ भी करो, लेकिन अगर मुझे चोट लग गई तो इस हॉकी से पीट के रख दूंगी। अफीरा ये कहकर अपने कमरे में चली गई। बड़ा बेटा कुछ समझदार था, वहीं बैठा सब देख रहा था। जानता था कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है, सगी होती तो छोटे भाई को अपनी आगोश में छुपा लेती, बड़े बेटे को भी समझाती कि छोटे भाई को ना मारे। लेकिन इसे क्या लगे कि वो लोग जिए या मरे, इसलिए खुद आगे बढ़कर भाई को एक दूसरे से छुड़वाने लगा। कमीनों कभी तो बाज आ जाया करो, ये हमारी सगी मानी जो प्यार करेगी। तुम लोग आपस में लड़ लड़ के मर भी जाओगे तो 2 आंसू नहीं बहाएगी तुम पर। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को छोड़ा था। देखो अब्बा तो पहले ही हमसे प्यार नहीं करते और ये अब्बा को अपने साथ मिला लेगी तो अब्बा हमें घर से निकाल कर बाहर कर देगा, इसलिए हम आप सब आपस में मिल जाते हैं, लड़ेंगे नहीं बल्कि इस अब्बा की बीवी को मिलकर परेशान करेंगे। बड़ी रिजवान की बात पर सब ने इत्तेफाक किया था। पहले तो किचन में जाकर दाल में नमक तेज़ किया, फिर बाहर आ गए। रात को खाने का पहला निवाला लेते जफ़र का पारा हाई हुआ था। अंधी हो गया, खाना पकाना खड़ी हो गई थी। खाना उतना तेज़ नमक बदज़बानी में ज़फ़र अफ़ीरा से 10 हाथ आगे था। अब्बा मुझे तो लगता है जानबूझ के डाला ताकि तेरा बीपी बढ़ जाए। ज़हीर ने लुक़मा लेते हुए आँख लगाई थी, या फिर इसने इसलिए ऐसा बनाया कि खाना पकाने से छुट्टी हो जाए। बड़े रिज़वान ने भी एक नई बात बाप के दिमाग में डाली थी। अफ़ीरन बच्चों की तेज़ तर्रारी पर हैरान थी। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम लोग? मैं तो सब कुछ ठीक ही डाला था। पता नहीं कैसे अफ़ीरन ने ज़फ़र के गुस्से को भाँपते सफाई देना चाहिए। इसने गुस्से से दाल की प्लेट उठाकर फ़र्श पर पटकी थी। कमीनी क्या चाहती है तू? जान से मारना चाहती है मुझे? वह जाहिलाना तरीके से अफ़ीरा पर दहाड़ा था। अफ़ीरा चिपसी हो गई थी। आज के बाद खाना अगर ठीक ना बना तो फिर मैं सिखाऊँगा तुझे खाना पकाते कैसे हैं। ज़फ़र तो दस्तरख़्वान से उठकर चला गया। इसके बच्चे अफ़ीरा का उड़ा हुआ रंग देखकर मिसनी हँसी हँसने लगे। उफ़! अफ़ीरा घबरा सी गई थी। रंजा जैसे दावत से लौटी थी, खोई-खोई सी थी। तकलीफ़देह बात ये लग रही थी कि नौफ़िल ने इसे पलटकर दोबारा देखना गवारा नहीं समझा था। अपने कमरे में आकर सबसे पहले इसने आईना देखा था। वैसी लगती हसीन और खूबसूरत, वैसी लग रही हूँ जिस रूप में वो मुझे देखकर मेरी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाता था। फिर आज क्यों मुझे देखकर पलट गया? एक बार भी मुझे ढूँढने की कोशिश नहीं की, एक बार भी। न जाने क्यों दिल में कुटपुटी सी उठ रही थी। अपनी भाभी से शादी की है इसने, कैसे इसे साथ लगाए खड़ा था। क्यों नौफ़िल तुमने क्यों अपनाया इन्हें? तुम एक शादीशुदा 2 बच्चों की माँ तो डिज़र्व तो नहीं करते थे? एक बार मुझसे राब्ता तो करते, तुम्हारे लिए बदर को छोड़ देती। आँखों से आँसू बह रहे थे। बदर इसी वक़्त कमरे में दाख़िल हुआ था। रमशा ने जल्दी से आँसू पोंछे थे। रोने के बायस आँखों में कुछ सुर्ख़ी सी उतर गई थी। सुर्ख़ साड़ी में सुर्ख़ आँखों ने सुनने वाले के जवास उड़ा दिए, देखने वाले के होश उड़ा दिए थे। बदर इसके करीब आकर खड़ा हो गया। अपने साथ खड़ा बदर इसे हमेशा ही जचा का भी नहीं था, लेकिन जितना आज बुरा लग रहा था इतना बुरा भी नहीं लगा था। बदर के शौक़ नज़रों से रमशा को वहशत सी होने लगी थी। जल्दी से अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। इतनी जल्दी भी क्या है स्वीटहार्ट, बहुत खूबसूरत लग रही है। वो इसे करीब आते हुए बोला। वो तो मैं हूँ इसलिए कुछ भी पहन लूँ, खूबसूरत तो लगूँगी ना, लेकिन मेरे पास आने से पहले कभी खुद को भी आईने में देख लिया करो। ये कहकर वो आदतों की तरह जाने लगी, लेकिन बाजू बदर की
की मजबूत गिरफ्त में था। वो गुस्से से उसे देख रहा था। हर बार मेरे सबका इम्तिहान मत लिया करो। कैसी हो तुम? पहली ऐसी औरत है जो शौहर से ज़्यादा हसीन है। तुमसे ज़्यादा हसीन और खूबसूरत ख़वातीन मुझ जैसी मर्दों के साथ बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हैं, अपने शौहर से मोहब्बत भी करती हैं और कदर भी। लेकिन तुम्हें घमंड भी बहुत है। गुस्से से वो अपने आपे से बाहर हुआ, इसी बेड पर पटक कर कमरे से बाहर निकल गया। रमशा बहुत ज़ोर से गिरी थी, इसलिए चिल्ला कर बोली, जानवर है ये शख्स। आफ़रीन, बदर भाई, आप बान की सालगिरह पे वो भी रमशा के साथ, ये सब क्या है आफ़रीन? ओह! तो वो रमशा थी, नौफल की साबका मंगेतर। आफ़रीन के लिए है बात हैरान कुन थी। तुम्हें नहीं मालूम था? और बदर भाई भी? मायरा वो मज़हर के ऑफ़िस में काम करते हैं। आफ़रीन के मुतवाज़िन लहज़े पर मायरा मुत्तहिर हुई थी। आफ़रीन, अगर मज़हर भाई को पता चल गया तो क्या होगा मायरा? मैंने कौन-सा मदद से कभी ऐसा इज़हार किया या मुलाकात की है जो मुझे शर्मिंदगी हो? मायरा, कुछ लोग ज़िंदगी के सफ़र में किसी राहगीर की तरह से हमारे सामने से गुज़र जाते हैं, जिन्हें हम देखते हैं। कभी-कभी वो लोग आँखों को भी भले लग जाते हैं, लेकिन होते हैं राहगीर ही, हमसफ़र नहीं। और दुनिया जो कि गोल है, तो ऐसे लोगों से सामना होना कोई अनहोनी-सी बात तो नहीं ना? बदर भी मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक राहगीर की हैसियत ही रखता है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। मुझे अपने हमसफ़र पे नाज़ है, मान है। मैं दिल की गहराइयों से मज़हर को चाहती हूँ और वो मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की भी ज़रूरत है। बस मैं ये जानती हूँ, हमारे दरमियान किसी तीसरे की गुंजाइश बचती ही नहीं है, इसलिए मुझे डर भी नहीं है। मुझे छोड़ो सब, और तुम सुनाओ, दावत पर तो तुम और नौफल बहुत प्यारे लग रहे थे। आफ़रीन ने मौज़ू बदला। मायरा के माथे शिकने पड़ी थी। आफ़रीन, मेरे ख़्याल से तुम सब जानती हो कि हम दोनों के दरमियान क्या तय हुआ था। मायरा ने इसे फिर से याद दहानी करवाई थी। तुम दोनों पागल हो शायद, कैसी ज़िंदगी गुज़ार रहे हो और क्यों मायरा? मायरा, वो अब तुम्हारा शौहर है। स्टॉप इट आफ़रीन, मैं नौफल के ऐसा सोच भी नहीं सकती। उम्र में भी मुझसे छोटा और रिश्ते में, ये कहकर मायरा के लफ्ज़ों को ब्रेक लग गई, क्योंकि रिश्ते में सब दर्जा बुलंद रखता था, जिसे वो मानने को तैयार नहीं थी। रिश्ते में तो अब वो तुमसे सबक ले गया है। निकाह का रिश्ता ऐसा नहीं है नायरा, जिसे तुम मानोगी नहीं तो इसे जुटलाया जा सके। फिर क्यों इस हकीकत पर से आँखें बंद कर रही हो? आफ़रीन की बातें मायरा को नर्वस करने लगी थी, क्योंकि इसने ये रिश्ता निभाने के लिए ही कब किया था। आफ़रीन, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करूँगी। इससे पहले कि आफ़रीन इसे अपनी बातों से लाजवाब करती, मायरा ने फ़ोन बंद कर दिया था। पहले अपने चेहरे से नमूदार होने और पसीने को साफ़ किया, फिर जल्दी से अपने कमरे में चली गई। बच्चे लॉन्च में बैठे होमवर्क कर रहे थे। वली भी एक ड्राइंग बुक लिए कलर करने में मसरूफ़ था। मायरा ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। या आफ़रीन भी क्यों दोस्त की बजाय लोगों में शामिल हो गई है? अच्छी तरह जानती है कि निकाह मेरी मजबूरी थी। ये भी जानती है कि ज़रियाब मेरी रूह में बसता है। मेरी धड़कनें अब भी इसी के नाम की माला जपती हैं। वो बंद दरवाजे से हटकर दरियाब की फ्रेम में लगी तस्वीर के सामने खड़ी हो गई। दरियाब, सुन रहे हैं लोगों की बातें जो मुँह में आता कह देते हैं, लेकिन मैं आपको नाराज़ नहीं कर सकती। आपके साथ बेवफ़ाई का सोच भी नहीं सकती। मैंने सिर्फ़ आपको चाहा है, आपको चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरी मोहब्बत आपके वजूद की मोहताज है। मेरे पास आपका तसव्वुर है। मेरे तसव्वुर की दुनिया मेरी तसव्वुर की अलग सी दुनिया है दरियाब। मैं हर रोज़ इस तसव्वुर की दुनिया में आपके पास होती हूँ, आप मेरे पास होते हैं। कोई तीसरा वहाँ नहीं होता। हम एक-दूसरे से ढेरों बातें करते हैं। एक-दूसरे के गले लगकर रोते हैं, हँसते हैं। कहाँ-कहाँ नहीं मैं आपके साथ जाती, कभी बागात में, कभी बर्फीले पहाड़ों पर, कभी समंदर की लहरों में। हर जगह फ़ना तो सिर्फ़ वजूद हो सकता है, तसव्वुर नहीं। आँखों से आँसू बह रहे थे, वो आँखें बंद किए दरियाब से बातें कर रही थी। दरियाब, आपने वादा किया था कि मुझे मरी की सैर पर लेकर जाएँगे, लेकिन ज़िंदगी ने मोहलत ही नहीं दी। लेकिन मुझे आपसे शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं तो रोज़ आपके साथ होती हूँ। मेरा दिन लोगों की नज़र हो सकता है, लेकिन रात मेरी अपनी है, जिसमें मैं सिर्फ़ आप होते हैं, मैं होती हूँ और मेरी खूबसूरत सी तसव्वुराती दुनिया होती है। मैं इसमें अपनी ज़िंदगी जी लेती हूँ, अपने हिस्से की खुशियाँ हासिल कर लेती हूँ। बस मेरे लिए वही मेरी ज़िंदगी का हासिल है। मुझे किसी नौफ़िल की ज़रूरत नहीं, मेरी चाह मादियत नहीं रही, बस तसव्वुर है। वो बंद आँखों किसी और ही जहाँ में पहुँची थी। खुली खिड़की से झाँकता हुआ शख्स इसकी बातें सुनकर धुआँ-धुआँ सा होकर रह गया था। नौफ़िल जब घर पहुँचा, बच्चे होमवर्क कर रहे थे। सबसे पहले इसने किचन में झाँक कर देखा, जो कि खाली था, वरना मायरा इससे डिनर तैयार करने में मसरूफ़ होती थी। फिर लाउंज में आ गया। "आयज़ा, तुम्हारी मम्मा कहाँ हैं?" "अपने कमरे में हैं।" वो कॉपी पर लिखते हुए बता रही थी। नौफ़िल सोफ़े पे बैठ गया। "आयज़ा, मम्मा को बोलो मेरे लिए 1 कप चाय बना दें।" वो थका हुआ आया था। वैसे तो रोज़ ही मायरा इसके साथ आते ही इसे चाय बना कर देती थी, लेकिन आज कमरे में थी। वो इस वक़्त बाबा से बात कर रही है, और जब बाबा से बात करती है, मैं इन्हें डिस्टर्ब नहीं करती, इन्हें बुरा लगता है। आयज़ा अब काम छोड़कर नौफ़िल को देखकर बात कर रही थी।
क्या मतलब आयज़ा बाबा से कैसे बात कर सकती है वो? नौफ़िल के लिए ये बात भी अनोखी सी थी। खिड़की से खुद देख लें। आयज़ा ने लॉन्च में अधखुली खिड़की की तरफ इशारा किया जो मायरा के कमरे की थी। आज तक कभी नौफ़िल ने कभी झाँकने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अब उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। मायरा दरियाब की तस्वीर के सामने खड़ी थी, आँखें बंद किए जो कुछ इसे कह रही थी नौफ़िल के लिए एक इंकशाफ सा था। हकीकी ज़िंदगी से दूर वो एक अलग सी दुनिया बसाए बैठी थी जहाँ नौफ़िल की जगह तो कहीं भी नहीं बन सकती थी। वो पीछे हट गया, आयज़ा इसी को देख रही थी और आयज़ा के पास जाकर बैठ गया। आयज़ा, क्या आपकी मम्मा रोज़ बाबा से बात करती हैं? जी चाचू, रात को करती हैं, रोज़ बातें करती हैं। कभी-कभी बहुत रोती हैं, इतना कि मुझे भी रोना आने लगता है, और कभी इतना हँसती हैं कि मैं देखकर डर जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता मम्मा क्यों अकेले हँसती रहती है। मम्मा जब भी बाबा से बात करती है मेरी आँख खुल जाती है। एक इंकशाफ था, एक अलग-सी बात थी। नौफ़िल को याद आने लगा जब पहली बार ज़रिया के तसव्वुर में वो इससे बातें कर रही थी। कुछ नींद की मेडिसिन का असर और कुछ शायद वो खुद भी इस तसव्वुर में रहने मुत्तमिन भी थी। बात इतनी गैर अहम नहीं थी, वो शायद एक नफ़सियाती बीमारी का शिकार हो रही थी। जहाँ इंसान दिन भर एक आम शख्स जैसी ज़िंदगी गुज़ारता है और रात के एक मख़सूस पहर में वो अपने शऊर से अपने ऐसे लाशऊर में चला जाता है जो उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक इसके ज़हन की तख्लीक होती है। वो अभी इसी सोच में था जब आयज़ा की अगली बात ने इसे मज़ीद उलझा दिया था। चाची, क्या मैं यतीम हूँ? दिल पर बड़ी ज़ोर से घुसा सा लगा था। आयज़ा की आवाज़ में ऐसी नरमी सी थी और आँखों में मोटे-मोटे आँसू थे कि नौफ़िल तड़प कर रह गया। इसे सीने से लगाकर हल्का-सा भिजा था। किसने कहा तुमसे? चाचू, क्या जिसके पास बाबा अल्लाह के पास चले जाएँ वो यतीम हो जाते हैं? कौन कहता है तुमसे ऐसी बातें? मेरे क्लास फेलो कहते हैं इस बेचारी को कुछ मत कहा करो, ये यतीम है, इसके बाबा नहीं है। एक बार मेरी क्लास फेलो की बाबा इसे छुट्टी में लेने आए तो मेरी दोस्त ने कहा, ये मेरी दोस्त है, इसके बाबा नहीं है। तो इसके बाबा से कहने लगे, तुम अपनी दोस्त से अपना टिफ़िन शेयर कर लिया करो, लावारिस बच्चों का ख़्याल रखना चाहिए। फिर अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर मुझे देने लगे। मैंने मना कर दिया। चाचू, क्या मैं लावारिस हूँ? ये लावारिस कौन होते हैं? आयज़ा हिचकियों से रोते इसके साथ लगी पूछ रही थी। नहीं हो तुम लावारिस, मेरी बेटी हो तुम। कल चलना मेरे साथ स्कूल में, बात करता हूँ तुम्हारी प्रिंसिपल से। बच्चों को कैसी तालीम और तरबियत दी जाती है इनके स्कूल में, जो किसी एक बच्चे को यूँ हर्ट किया जाता है हमदर्दी के नाम पर। इन्हें ज़हनी तकलीफ़ दी जाती है। नौफ़िल के गुस्से से ज़हन खोलने लगा था। लोगों की सोच कैसे बच्चों में मुंतकिल होती है। प्रेप 2 के बच्चे होकर कैसा फ़र्द रखना चाहते जानते थे, कैसे अल्फ़ाज़ों का इस्तेमाल करते हैं, यकीनन घर के माहौल से सीखते हैं। नहीं चाची, फिर तो प्रिंसिपल क्लास में सब बच्चों के सामने कह देंगी आयज़ा को कोई यतीम ना कहे। जिसे भी ये नहीं भी मालूम होगा तो फिर वो कहेगा अब मेरा स्कूल चेंज करवा दें, मुझे यहाँ पढ़ना ही नहीं है। आयज़ा उम्र में 7 साल की होने वाली थी, लेकिन समझदार ज़्यादा थी। मुनज़्ज़ा चुपचाप आयज़ा को रोते हुए देख रही थी। अलबत्ता वली की शक्ल आयज़ा की सिसकियाँ सुनकर यूँ थी कि अभी रो पड़ेगा। उमर जिस हिस्से में वली था वहीं बच्चे बड़े बहन-भाई को रोता देखकर खुद भी बिलावजह रोना शुरू कर देते हैं। फिर बाप की आँखों में आँसू झलमलाते हुए देख रहा था। नौफ़िल इसके माथे को चूमने लगा। आयज़ा एहसास किस्म की बची थी। माँ की फ़िक्र भी इसे सताने लगी थी। फिर लोगों की बातों को नज़रअंदाज करने की बजाय सोचती थी, रो मत, मैं तुम लोगों का स्कूल बदल दूँगा। नौफ़िल फ़िक्रमंद सा होने लगा था। एक नई नौकरी की तलाश, फिर माहिरा की फ़िक्र और बच्चों की ज़हनी सलाहियतों को मजबूर करने वाली बातें। एक के बाद एक उलझन थी जिसे वो दो चार था, बस एक वसी था जिससे वो बात कर लेता था। हर बात वसी से कहने के बाद वो फ़िक्रमंदी से बोला, मुझे लगता है मैं एक नुमाया ज़िंदगी कभी नहीं गुज़ार पाऊँगा। वसी दरिया भाई जैसा हौसला मेरा नहीं, उलझनें कम नहीं है कि खाला मेरे लिए नए रिश्ते देखने पर तुली हुई हैं। ऐसे माहौल में मायरा को कैसे समझा सकता हूँ? वो तो यूँ मेरे लिए एक लड़की देख रही जैसे मेरी शादी ही तमाम मसाइल का हल है। वसी बड़ी खामोशी से सब सुन रहा था। तुम ठीक कह रहे हो नौफ़िल, तुम इस माहौल में रहकर कभी अपने घर को मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए मेरा मशवरा है इस्लामाबाद की ऑफ़र कबूल कर लो। वसी की बात सुनकर नौफ़िल ने फ़ामाशी नज़र इस पर डाली थी। जब भी देना उल्टा मशवरा ही देना, अजनबी शहर में ले जाकर एक घर में बंद कर दूँ इन्हें और पूरा दिन कसम के बजाय घर की फ़िक्र में ज़हन उलझाए रखूँ। नौफ़िल ज़िस्सा हुआ था, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है नौफ़िल? मायरा भाभी पहले तुम्हारी भाभी थी, ये बात यहाँ सब लोग जानते थे। वहाँ सबकी नज़र में वो सिर्फ़ तुम्हारी बीवी होगी और बच्चे तुम्हारे बच्चे होंगे। फिर वहाँ कोई ख़ाला नहीं होगी जो नए रिश्ते तुम्हारे लिए बता सके, और ना ही ऐसे लोगों के जिनकी बातों के खौफ़ से मायरा भाभी खुद को तुम्हारी बीवी होते हुए बीवी की चादर में लिपटे रखे। और कोई नहीं होगा, बस होगे नौफ़िल। इसलिए वो दूसरों से बात करने की बजाय तुमसे बात करेंगी, तुम्हारी बात सुनेंगी भी और तुम इनसे अपनी बात मनवा भी सकते हो। वसी की बात नौफ़िल समझ गया। वैसे की बात ठीक थी, यहाँ मोहल्लेदार ख़वातीन का आना-जाना लगा रहता था। नई बातें, नई मशवरे, नई रस्में, इतनी उलझनें बढ़ती जा रही थी
वहाँ ज़िंदगी पुरसुकून हो सकती थी, इसलिए नौफिल ने अपने बॉस की ऑफ़र को कबूल कर लिया था। कुछ दिन बाद मायरा ने डिनर के दौरान नौफिल से फिर से रिश्ते की बात को पूछा था। नौफिल, तुमने जवाब नहीं दिया, कब जाएँ लड़की देखने? कौन-सी लड़की? वो जानबूझकर अनजान बना था, वही जो खाला ने रिश्ता बताया था। अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहे हैं। मेरे पास बॉस ने मुझे इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट दे दिया, 1 साल वहीं रिहाइश रखनी पड़ेगी। आप बस ज़रूरत के सामान ही पैक कर लीजिएगा। घर में ऑफ़िस की तरफ से मिल रहा है, पहले ही से ही फर्निश्ड है। ये खबर मायरा के धमाका खेज़ थी। अचानक से इस्लामाबाद, नौफिल मैं कैसे जा सकती हूँ? यहाँ सब मिलने-मिलाने हैं, वहाँ अनजान-सा शहर, इन बातों का वक़्त नहीं है। अब मुझे अपने ऑफ़िस के काम को देखना है, 2 दिन है आपके पास, तैयारी कर लीजिएगा। खाना वो खा चुका था इसलिए उठकर अपने कमरे में चला गया। हैरत से इसे देखती रह गई थी।